Hello friends, I'm Dr. Ashish Chauhan, and in this second part of your video lecture on neural control and coordination, we are going to study about the overall process of neural transmission, how an impulse is transmitted from via a neuron and also from one neuron to another. So सबसे पहली चीज कुछ बेसिक्स समझते हैं. बेसिक्स क्या समझना है, तो लेट अस पुट इट बैक. कुछ थोड़े से बेसिक्स को पहले समझते हैं कि अपने बॉडी में किस तरीके से चीजें चल रही है. लेट अस से ये एक अपना आदमी है ना, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है और ये इसका यहां पे खोपड़ा है. ओके, सो अब क्या होता है समझो कि ये आदमी के हाथ हैं, यहां पे आपने क्या किया, एक माचिस की तिल्ली जला दी और यहां पे क्या हुआ, इसने तुरंत डरने के बाद जो है ये अपने हाथ को पीछे करना शुरू हो गया. तो बेसिकली क्या हुआ वो समझते हैं. यहां से कोई एक इंफॉर्मेशन, जब इसने इस आग के गर्मी को परसीव किया तो यहां से कोई इंफॉर्मेशन इसके हाथ के सहारे, हाथ के थ्रू इसके स्पाइनल कॉर्ड में गया, इसके बैक स्पाइनल कॉर्ड में गया और स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन इसके ब्रेन में गया. इसके ब्रेन में जो है, जो ब्रेन का जो सेंटर था, दिमाग का एनालाइज करने वाला सेंटर, उसने इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया और इसने बोला भाई ये तो बहुत डेंजर इंफॉर्मेशन है, बहुत खतरनाक चीज है ये, है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है. तो फिर क्या हुआ, ब्रेन का दूसरा पार्ट जो कि एक्टिविटी को, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो जगह इसने बोला भाई जल्दी से अपने हाथ को हटा लो पीछे. इसने एक इंफॉर्मेशन भेजा, फिर से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में गया और स्पाइनल कॉर्ड से फिर से उसके हाथ में गया. यहां पर जो उसके मसल्स थे, जो भी उसके वहां पे हाथ में मसल्स थे, उसने बोला कि भाई साहब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और हाथ को पीछे लेके आओ. ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली क्यों समझाया कि ये पूरा फंक्शन जो है ये नर्व्स का है ना. एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आपने देखा कि आपको लेटस से मैं हूं, मुझे पानी पीने का मन है, मैंने इस बॉटल को उठाया, उससे पहले दिमाग ने प्रोसेस किया कि हाँ मुझे पानी पीने का मन है, उसने एनालाइज किया शरीर में पानी की कमी हो रही है ना. हाइपोथैलेमस में अपना थर्स्ट सेंटर होता है, तो उसको लगा कि यार देयर इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी, इट इज टाइम टू ड्रिंक वाटर. सो जब ब्रेन ने उसको किया तो वही नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में आया और मैंने इस बॉटल को उठाया, मैंने ऐसे खोला इस बॉटल को, हाँ पानी पी लिया, राइट. तो ये ब्रॉडर लेवल पे, बाहरी लेवल पे ये फंक्शन दिखता है, लेकिन सेलुलर लेवल पे, नर्व सेल्स के लेवल पे, न्यूरॉन्स के लेवल पे ये चीज किस तरीके से काम करती है हम अभी उसको समझेंगे. ठीक है, सो ये तो चलो ठीक है. अब आते हैं बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे. आओ, क्या होता है, एक नॉर्मल स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट है, आप चैन से बैठे हो, है ना, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है, तो नर्व्स भी आपके चैन से बैठे. वैसे रियलिटी में ज्यादातर नर्व्स चैन से बैठे नहीं होते, थोड़ा बहुत काम चल रहा होता है, बट एक रेस्टिंग स्टेट जिसको कि हम रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, एक नर्व में कोई कंडक्शन नहीं होती. मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या नर्व, क्या कंडक्शन, तो लेट अस अंडरस्टैंड. ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये सारा कुछ एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसको मैं कंडक्शन कह रहा हूं. इंपल्स जो है, जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसमिट होता होगा, उसे मैं इंपल्स कह रहा हूं. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है. अब देखते हैं एक ऐसा स्टेट जिस टाइम आप भी मस्त हो, लेटे हुए हो, चिल कर रहे हो, आपका नर्व भी कोई कंडक्शन नहीं कर रहा है. ठीक है, सेलुलर लेवल पे उस पे भी कोई हरकत नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग स्टेट. और उस रेस्टिंग स्टेट पे जो है, उस सेल में कुछ चीजें जो होती है वो मेंटेन की जा रही होती है. दैट पोटेंशियल, that you can say the energy at that point of time in the cell is what we call resting membrane potential. अब इसका मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा,
बट उससे पहले हम समझते हैं कैसे हमने निकाला। हमने एक नर्व सेल को लिया और उसमें कुछ हमने वोल्ट मीटर लगाया ताकि वोल्टेज नाप सके बाहर और अंदर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हमने दोनों साइड के वोल्टेज को मेजर किया तो उससे हमें यह बात पता चली कि जो सेल है, ठीक है, ये एक नर्व सेल को मैंने, वो जो पाइप है उसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। देखा कि अंदर के साइड में वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और बाहर की साइड में वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो फिर हमने पता करने की कोशिश की कि ये अंदर की साइड नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों है, मतलब कि क्या नेगेटिव एनायंस ज्यादा है अंदर, कैटायंस ज्यादा है बाहर, है ना। इन सब के वजह से वो अंदर में नेगेटिवली चार्ज्ड है और उसके बाहर वाला जो साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो हमने जब इसमें पता किया तो दो चीज पता चली कि सेल के इनसाइड में पोटेशियम ज्यादा होता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर वो इसको ज्यादा नेगेटिव इनसाइड बनाते हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रोटीन्स कभी सेल को क्रॉस नहीं कर सकते, ये प्रोटीन्स बहुत बड़े पार्टिकल्स है, ठीक है। और जब हमने बाहर देखा, जब सेल के बाहर देखा तो बाहर कैल्शियम और सोडियम जो था वो काफी ज्यादा था, ठीक है। तो इस टाइम पे जो नर्व फाइबर में पोटेंशियल था इट वाज कमिंग आउट टू बी -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट आया। And this is what we called resting membrane potential. If you wish to write, I can give you the definition of resting membrane potential. It is the differential distribution of ions. It is the differential distribution of ions across plasma membrane at rest. ठीक है, ये तो हमने नर्व के रेस्ट स्टेट की बात कर ली। उसके बाद क्या होता है, अब क्या हुआ कि हाँ, अब क्या हुआ कि आप चलो सो रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कोई इंसान आया और आपको इस तरीके से टैप करता है, अरे भाई उठो चलो खेलने चलना है या पढ़ने चलना है, वॉट एवर इज योर चॉइस, राइट। तो कोई आके आपको जगाता है, उस टाइम क्या होता है, नर्व में कंडक्शन शुरू होता है। बट पहले आप डीप नींद में सो रहे थे, उसने धीरे से बोला अरे यार उठ जा उठ जा उठ जा, तो आपको कोई असर नहीं पड़ा, आप नींद से बाहर नहीं आए, राइट। तो जब तक कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड जो होता है, कहते हैं ना इसका थ्रेशोल्ड गुस्से का बहुत कम है, मतलब क्या होता है कि उसका थ्रेशोल्ड मतलब गुस्सा कब आएगा वो बहुत नीचे है, मतलब कि उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है ना। एग्जैक्टली वैसा ही नर्व का होता है कि उतना, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपका कि आपको जो है कोई ऐसे टच करता है, भाई उठ जाओ, उठ जाते हो। कोई कहता है कि जब तक, मतलब कोई इंसान ऐसा है जब तक उसको 2-3 थप्पड़ नहीं लगाते वो जगता नहीं, क्या कहते हैं उसका थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, मतलब कि उससे कम पे वो काम करेगा ही नहीं। एग्जैक्टली सेम हैपेंस विथ नर्व। अब देखते हैं थ्रेशोल्ड क्या होता है। द स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ओपनिंग ऑफ एनफ सोडियम चैनल्स एट एक्सॉन हिलॉक टू इनिशिएट डीपोलराइजेशन। बहुत हाई फाई वर्ड्स मैंने यूज कर दिया, ये आपकी बुक में भी लिखा है, अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि उस लेवल का जो है स्टिमुलस चाहिए, उस लेवल का टच या थप्पड़ चाहिए उतना, ताकि एक जगह एक्सॉन का एक जगह, मतलब कि ये मान लो अपना एक्सॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है, इसका एक कोई जगह, लेट अस से दिस एरिया इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस है, बहुत ज्यादा सोडियम आयंस है, और ये जगह बहुत सोडियम आयंस के लिए सेंसिटिव भी है। क्या होता है कि इस जगह पे जब हम टैप टैप करते हैं या वो जो स्टिमुलस इस जगह पे आता है और वो थ्रेशोल्ड होता है, मतलब लेट अस से कि हमें 20, 25, 30 कुछ मिलीवोल्ट चाहिए उसको इनिशिएट करने के लिए, ताकि ये पूरा बवंडर खुल जाए, ये पूरा मतलब जो गेट सारे ओपन हो जाए और बहुत सारा सोडियम अंदर जाने लगे, ताकि एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो पाए। मतलब क्या है एक्शन पोटेंशियल का, जब बहुत सारे सोडियम अंदर जाने लगेंगे तो यहां पे एक करंट पैदा होगा
जो कि उस इंफॉर्मेशन को, इस स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन को, इस स्टिमुलस के इंफॉर्मेशन को लेके न्यूरॉन में कंडक्ट करेगा। जो मैंने थप्पड़ मारा है यहां पे, इस थप्पड़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेके आगे जाएगा। दैट इज कॉल्ड एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यह बात समझ में आई। तो अब देखो, हमने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की बात कर ली और हमने एक्शन पोटेंशियल के बारे में भी बात की। वो पोटेंशियल जब वो जनरेट हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना कि गाड़ी स्टार्ट हो गई, गियर लगा दिया, अब गाड़ी आगे बढ़ेगी, है ना, वो जो इंफॉर्मेशन है वो आगे बढ़ेगा। लेट अस सी वन ग्राफ जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, एनसीईआरटी में अब शायद नहीं है, बट उस ग्राफ के थ्रू अपन बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्राफ। ये क्या है ग्राफ, इसको पहले समझते हैं। ये जो है अपना वोल्टेज है, ठीक है, और ये अपना जो है लेट अस से टाइम है। ठीक है, अब क्या है इसमें समझते हैं। एक देखो, जहां से ये ग्राफ शुरू हो रहा है ये अपना जीरो है, ये मैंने लिखा है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इफ यू रिमेंबर, जब सेल कुछ नहीं कर रहा था, शांति से बैठा था, तो उसमें सोडियम बाहर बहुत ज्यादा था, पोटेशियम अंदर ज्यादा था। ठीक है, इस कारण से वो रेस्ट कर रहा था। और यहां पे मैंने बोला था माइनस है, दैट माइनस इज -70। यहां पे वो रेस्ट कर रहा है। अब आपने क्या किया, इसको जगाना शुरू किया, टैप टैप, थ्रेशोल्ड, है ना। पहले थोड़े से में नई जगह, नई जगह, नई जगह, नई जगह, फिर वो जब वो -55 से 60 के पास पहुंचा, है ना, जब हमने उसको स्टिमुलस दिया यहां पे, जब हमने उसको स्टिमुलस दिया, वो -55 से 60 के पास पहुंचा। एक्सॉन हिल लॉक, वो जगह जहां पे बहुत सारा सोडियम आयन है और उसके लिए सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा है। यहां पे बहुत सारे सोडियम चैनल्स खुल गए, बहुत सारे सोडियम्स आने शुरू हो गए और एक पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हुआ। क्या हुआ, ये सारे सोडियम अंदर आने लगे। ये किसके थ्रू अंदर आने लगे, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू सोडियम भड़ाभर अंदर आना शुरू हो गया। और जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू हुआ, अंदर पॉजिटिव डेवलप होना शुरू हो गया, उसके ऑपोजिट में बाहर नेगेटिव डेवलप होना शुरू हो गया। और जैसे ही पॉजिटिव डेवलप होना शुरू हुआ, कंडक्शन शुरू हो गया, नर्व कंडक्शन शुरू हो गया। इंफॉर्मेशन जो नर्व का ये वाला पार्ट था जिसमें कि हम डेंड्राइट्स कह रहे थे, यहां से इंफॉर्मेशन एक्सॉन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, नर्व कंडक्शन शुरू हो गया। अब देखो इस ग्राफ को और समझते हैं। तो क्या हुआ, सोडियम चैनल्स की एंट्री हो गई। सेल देखो, अब सेल का पोटेंशियल जो था पहले -70 -60 से बढ़ता हुआ 0, और इतने सारे सोडियम्स आने शुरू हो गए कि ये प्लस में, 0 से ऊपर प्लस में भी चला गया। जो प्लस में ओवरशूट किया, स्पाइक बना। ठीक है, स्पाइक मतलब कांटा, है ना, कांटा बना, दैट इज कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल। अब क्या हुआ, क्योंकि सोडियम बहुत सारे अंदर आने लगे, सेल की जो थी वो बैलेंस बिगड़ने लग गई, है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए। ठीक है, पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए और ये पोटेशियम उसके कंपैरिजन में बाहर चला जाना शुरू हो गया। अब देखो, सोडियम जो होता है वो बहुत जल्दी खुलता है और बहुत जल्दी बंद हो जाता है, और बहुत सारा सोडियम तुरंत आ जाता है। पोटेशियम चैनल्स स्लो ओपन करने के लिए होते हैं, स्लोली ओपन होते हैं और स्लोली ही बाहर भी जाते हैं। इसीलिए ये फिर धीरे धीरे वापस नेगेटिव की तरफ जाने लगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम बाहर जाने लगा, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये जो फेज है, ये पूरा जब बहुत सारा पॉजिटिव पोटेंशियल हो रहा है सोडियम के आने की वजह से, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कि पहले जो अंदर नेगेटिव था वो बाद में पॉजिटिव हो गया, है ना, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और फिर से जो पोटेशियम के बाहर निकलने के कारण जो बाहर पॉजिटिव था, अब वो वापस नेगेटिव होना शुरू हो गया, दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। सो कोई पूछेगा डीपोलराइजेशन क्यों होता है, तो सोडियम की एंट्री के वजह से होता है। और रीपोलराइजेशन क्यों होता है, तो पोटेशियम के एग्जिट के वजह से होता है। ठीक है, सो ये दो कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर हुए, राइट, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। अब एक और चीज होती है, जब ये सारा चीज हो जाता है
तो फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। इसको याद रखने के लिए अपने को बस एक वर्ड याद रखना है, नोकिया 32। व्हाट डज इट मीन? सेल के अंदर से सोडियम आउटसाइड, ठीक है, पोटेशियम इनसाइड, 32 3 सोडियम 2 पोटेशियम यूजिंग 1 एटीपी। बस गेम खत्म। दिस इज योर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल। एक एटीपी को यूज करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर करता है, और जो ये वापस से सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है जिसमें कि सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट चार्ज होता है, उसको लाने वाला दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल। यू रिमेंबर इट विथ नोकिया 32, राइट? सो दिस इज अबाउट द कंडक्शन। अब उसी को अपन समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे ही सोडियम अंदर आना शुरू होता है, इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, है ना? जैसे सोडियम अंदर आना शुरू हुआ, डीपोलराइजेशन। सोडियम पॉजिटिव चार्ज लेके आया, सेल के अंदर पॉजिटिव हो गया, उसके ऑपोजिट बाहर नेगेटिव। अंदर पॉजिटिव होगा तो बाहर तो कुछ और होगा ना, तो बाहर नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही पॉजिटिव हुआ, ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आगे बढ़ेगा और उसके कंपैरिजन में ये जो है नेगेटिव ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, और इस प्रकार से इंफॉर्मेशन बढ़ती 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 लास्ट में पहुंचेगी वो एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्सॉन टर्मिनल पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और जब वो एक्सॉन टर्मिनल पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो इसको रिसीव करने वाला कोई दूसरे एक्सॉन का डेंड्राइट होता है ना? या तो वो एक डेंड्राइट हो सकता है या मसल हो सकता है। अगर मसल होता है तो हम कहते हैं मायो न्यूरोनल जंक्शन या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आप जब डिजीज के बारे में पढ़ते हो, माइस्थीनिया ग्रेविस या और भी कई डिजीजेस होती है जो कि इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करती है। तो यहां से मतलब है कि इंफॉर्मेशन किसी और डेंड्राइट में, मतलब कि न्यूरॉन में जाएगा, या फिर हो सकता है मसल्स में जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि यहां से ये इंफॉर्मेशन अगले में कैसे जाता है, ठीक है? तो ये हमने बना दिया एक एक्सॉन, ठीक है? अब यहां पे सोडियम वाला पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो जब ये लास्ट में पहुंचता है, जब ये लास्ट में पहुंचता है तो वहां पर क्या चीज होता है वो समझते हैं, ठीक है? यहां पे जब ये पहुंचता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचता है, तो इसके वजह से कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग होती है और कैल्शियम सेल के अंदर आने लगता है। अब कैल्शियम जब सेल के अंदर आता है तो क्या होता है कि यहां पे कुछ वेसिकल्स होते हैं, मतलब मान लो कुछ बैग्स होते हैं, ठीक है? बैग्स होते हैं जिनमें कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है सर? न्यूरो मतलब रिलेटेड टू न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मतलब जो पीछे से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो दो सेल के, दो न्यूरॉन्स या फिर एक न्यूरॉन और एक मसल्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे बढ़ते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे बढ़ के यहां पे जो इसकी एंड्स होती है यहां पे फ्यूज हो जाते हैं, और यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये पिछले न्यूरॉन का इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन में भेजना है, और अगला न्यूरॉन जो होता है उस पे इन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, है ना? इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि अगला न्यूरॉन भी एक्साइट हो जाता है, और इस तरीके से ये न्यूरॉन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को भेजता है।
इस स्पेस को, ये जो जगह है जहां पे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन भेज रहा है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, राइट। साइनेप्स, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के फेस्ट का नाम भी साइनेप्स होता है ना। वहां पे लोग अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरों को भेजते हैं। आप जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो आप इन सब की के जो मीनिंग्स को समझोगे। अब देखो कुछ चीज, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये या तो हो सकते हैं एक्साइटेटरी या फिर ये हो सकते हैं इनहिबिटरी, ठीक है। एक्साइटेटरी हो सकते हैं या इनहिबिटरी हो सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जिसने हार्ट पे जब अपना रिलीज किया तो हार्ट रेट कम हो गया, इनहिबिटरी, है ना। ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जिसने हार्ट पे अपने ट्रांसमीटर्स रिलीज किए तो हार्ट के रेट में इंक्रीमेंट हो गई, एक्साइटेटरी। तो कुछ नाम पहले पूछे जाते थे, अभी भी हो सकता है वो एग्जाम्पल में दे दे या पूछ ले, तो अपने को याद रखना है। एक्साइटेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन और एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इनहिबिटरी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल गाबा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको याद रखना है तो इट कैन बी ग्लाइसिन, राइट, सेरोटोनिन। तो ये सब नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। सो इस क्लास में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये है कि नर्व कंडक्शन किस तरीके से होता है। अब जो हमने साइनेप्स की बात की थी, ये साइनेप्स, राइट, ये साइनेप्स जो है, साइनेप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप के साइनेप्स में। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मैंने बताया था, इन दोनों के डिस्टेंस के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है इलेक्ट्रिकल, राइट, और दूसरा होता है केमिकल, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है उसमें लेस देन 10 मिलीमीटर गैप होता है, राइट, लेस देन 10 मिलीमीटर भी नहीं, शायद आई गेस नैनोमीटर होता है वो, मिलीमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। और इसमें मोर देन 10 नैनोमीटर होता है। अब आप बताओ इसमें से किसमें कंडक्शन फास्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में कि केमिकल में? ऑफ कोर्स जिसमें गैप कम होगा उसमें कंडक्शन फास्ट होगा। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इस तरीके का कंडक्शन होता है जैसे मानो कि कोई गैप ही नहीं हो, वो गैप इतना छोटा होता है कि सीधे सीधे न्यूरल जो है कंडक्शन पूरा का पूरा हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे बॉडी में बहुत कम जगह है, बट हमारी बॉडी में मेनली केमिकल साइनेप्स है जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में रिलीज होता है और वो आगे आने वाले न्यूरॉन को या मसल्स को एक्साइट या इनहिबिट करता है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं दे आर फास्ट, ये मैंने डिफरेंस बता दिया, दे आर स्लो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं और न्यूरल जो केमिकल साइनेप्स होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों ही साइनेप्स में। और बस इस पार्ट में इतना ही रखेंगे अपन ने। इस ओवरऑल पार्ट में ये सीख लिया कि न्यूरल सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में समझा हमने, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बारे में समझा हमने, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन के बारे में समझा, और एक जो इंफॉर्मेशन है, इंपल्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से कंडक्ट होती है, साइनेप्स के बारे में पढ़ा, साइनेप्स के बीच में उसके टाइप्स पढ़े, डिफरेंसेस पढ़े। नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे हम उसमें ब्रेन की एक ओवरऑल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं ब्रेन के, उनके बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उन पार्ट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम्स में साल दर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ अपन इस भी क्लास को इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी चीजें और जो कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।